चलिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का हाईलाइट डिस्कशन कर लेते हैं। बताइए मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में कौन एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है? जी बिल्कुल, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है एट लीस्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। बताइए न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर होता है? जी बिल्कुल, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। ऐसे टू बेसिक टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड्स का नाम बताइए जो कि लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए टू टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड हैं जो कि लिविंग सिस्टम्स में पाए जाते हैं। बताइए कौन एक्ट्स करता है एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स? जी बिल्कुल, डीएनए एक्ट्स करता है एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। कुछ वायरसेस में आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, लेकिन यह मोस्टली कौन सा फंक्शन करता है? जी बिल्कुल, कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन मोस्टली फंक्शंस करता है एज अ मैसेंजर। आरएनए का एडिशनल रोल्स बताइए। जी बिल्कुल, RNA has additional roles as well. It functions as adapter, as structural, and in some cases as a catalytic molecule. बताइए न्यूक्लियोटाइड का मोनोमर यूनिट्स लिंक्ड होकर क्या फॉर्म करते हैं? जी बिल्कुल, न्यूक्लियोटाइड्स का मोनोमर लिंक्ड होकर न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर को फॉर्म करते हैं। मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए क्या कहलाता है? जी बिल्कुल, मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। बताइए कौन डिटरमाइंस करता है द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन? जी बिल्कुल, जेनेटिक कोड डिटरमाइंस करता है द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रांसलेशन कहते हैं। रिवाइज कीजिए 6.1 दी डीएनए को। बताइए डीएनए किसका लॉन्ग पॉलीमर है? जी बिल्कुल, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का लॉन्ग पॉलीमर है। बताइए डीएनए का लेंथ यूजुअली किसके द्वारा डिफाइंड होता है? जी बिल्कुल, डीएनए का लेंथ डिफाइंड होता है यूजुअली एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या फिर ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर्ड टू एज बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। बताइए बेस पेयर किसको बोलते हैं? जी बिल्कुल, पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को बेस पेयर बोलते हैं। बताइए क्या बेस पेयर से डीएनए की लेंथ को समझा जाता है?
जी बिल्कुल, बेस पेयर से डीएनए की लेंथ को समझा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट यह बताइए, क्या बेस पेयर ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है? जी बिल्कुल, बेस पेयर भी ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। बताइए, बैक्टीरियोफेज 5 × 174 में कितना न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं? जी हाँ, 53-86। चलिए 53-86 न्यूक्लियोटाइड्स किस बैक्टीरियोफेज में पाए जाते हैं? जी बिल्कुल, बैक्टीरियोफेज 5 × 174। चलिए बताइए, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में कितने बेस पेयर्स पाए जाते हैं? जी बिल्कुल, 48-502। किस बैक्टीरियोफेज में 48-502 बेस पेयर्स पाए जाते हैं? चलिए बताइए, इस सीरिया कोलाई के पास कितने बेस पेयर होते हैं? जी बिल्कुल, इस सीरिया कोलाई के पास 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं। चलिए बताइए, हैप्लोइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में कितना बेस पेयर्स होते हैं? जी बिल्कुल, हैप्लोइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। चलिए हम लोग रिकैपिचुलेट कर लेते हैं दी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियोटाइड्स के पास कितने कंपोनेंट्स होते हैं? जी बिल्कुल, किसी एक न्यूक्लियोटाइड्स के पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। बताइए उनका नाम। जी बिल्कुल, नाइट्रोजीनियस बेस, ए पेंटोज सुगर डेट इज राइबोज इन केस ऑफ आरएनए, और डीऑक्सीराइबोज फॉर डीएनए, एंड ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। चलिए यह बताइए कि आरएनए के केस में कौन सा पेंटोज सुगर पाया जाता है? जी बिल्कुल, आरएनए के केस में राइबोज पेंटोज सुगर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट यह बताइए, डीएनए के केस में कौन सा पेंटोज सुगर पाया जाता है? जी बिल्कुल, डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज पेंटोज सुगर पाया जाता है। बताइए, क्या राइबोज और डीऑक्सीराइबोज पेंटोज सुगर हैं? जी बिल्कुल, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर हैं। बताइए, नाइट्रोजीनियस बेसिस कितने टाइप्स के होते हैं? जी बिल्कुल, नाइट्रोजीनियस बेसिस 2 टाइप्स के होते हैं। बताइए इनका नाम। जी बिल्कुल, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स। बताइए, एज पर एनसीईआरटी लाइन प्यूरिन्स में कौन कौन शामिल है? जी बिल्कुल, प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन शामिल है। बताइए, पाइरिमिडिन्स में कौन कौन शामिल है? जी बिल्कुल, पाइरिमिडिन में साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन शामिल है। उस पाइरिमिडिन्स का नाम बताइए जो कि कॉमन होते हैं बोथ फॉर डीएनए एंड आरएनए। जी बिल्कुल, साइटोसिन वह पाइरिमिडिन है जो कि
कॉमन होता है फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। बताइए कौन सा पायरिमिडीन केवल डीएनए में ही प्रेजेंट होता है? जी बिल्कुल, थायमिन वह पायरिमिडीन है जो केवल डीएनए में ही प्रेजेंट होता है। उस पायरिमिडीन का नाम बताइए जो कि प्रेजेंट होता है इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन। जी बिल्कुल, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन। बताइए नाइट्रोजीनियस बेस लिंक होकर टू दी OH ऑफ फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर थ्रू ए एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या फॉर्म करता है? जी बिल्कुल, ए नाइट्रोजीनियस बेस इज लिंक्ड टू दी OH ऑफ फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म ए न्यूक्लियोसाइड्स सच एज। एग्जाम्पल बताइए इनका। जी बिल्कुल, एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन या फिर डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडीन या फिर डीऑक्सी साइटिडीन एंड यूरिडीन और डीऑक्सी थाइनिडीन। बताइए क्या एडिनोसिन या फिर डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन या फिर डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडीन या फिर डीऑक्सी साइटिडीन और यूरिडीन या फिर डीऑक्सी थाइमिडीन क्या यह न्यूक्लियोसाइड्स हैं? जी बिल्कुल, एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन या फिर डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडीन या फिर डीऑक्सी साइटिडीन एंड यूरिडीन या फिर डीऑक्सी थाइमिडीन न्यूक्लियोसाइड हैं। बताइए नाइट्रोजीनियस बेस किस लिंकेज के थ्रू पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के OH से लिंक्ड होकर न्यूक्लियोसाइड बनाता है? जी बिल्कुल, नाइट्रोजीनियस बेस पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के OH से लिंक होकर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म करता है न्यूक्लियोसाइड को। बताइए जब फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड होता है टू OH ऑफ फिफ्थ कार्बन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज तो बताइए क्या फॉर्म्ड होता है? जी बिल्कुल, जब फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड होता है टू OH ऑफ फिफ्थ कार्बन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज तब कोरस्पोंडिंग न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है यानी कि या फिर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इज फॉर्म्ड। बताइए कौन सा ग्रुप लिंक्ड होता है टू OH ऑफ 5 कार्बन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज की कोरस्पोंडिंग न्यूक्लियोटाइड बन जाता है या फिर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट। जी बिल्कुल, जब फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड होता है टू OH ऑफ 5 कार्बन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज एक करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्ड हो जाता है या फिर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट। बताइए फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड के किस कार्बन के किससे और किस लिंकेज से कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड या फिर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट को फॉर्म्ड करता है? जी बिल्कुल, फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड होता है न्यूक्लियोसाइड के फिफ्थ कार्बन के OH से थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड या फिर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इज फॉर्म्ड।
बताइए टू न्यूक्लियोटाइड्स किसके थ्रू लिंक्ड होकर फॉर्म करते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड? जी बिल्कुल, न्यूक्लियोटाइड्स 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से लिंक्ड होकर फॉर्म करते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। बताइए क्या इसी मैनर में मोर न्यूक्लियोटाइड ज्वाइंट होकर फॉर्म कर सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? जी बिल्कुल, टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 prime to 5 prime phosphodiester linkage to form a dinucleotide. More nucleotides can be joined in such a manner to form a polynucleotide chain. बताइए किसको रेफर्ड किया जाता है एज 5 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? जी बिल्कुल, two nucleotides are linked through 3 prime to 5 prime phosphodiester linkage to form a dinucleotide. More nucleotides can be joined in such a manner to form a polynucleotide chain. A polymer thus formed has at one end of free phosphate moiety at 5 end of sugar, which is referred to as 5 end of polynucleotide chain. बताइए क्या इसी तरह the other end of the polymer the sugar has a free OH of 3 carbon group which is referred to as 3 prime end of the polynucleotide chain. जी बिल्कुल, सिमिलरली एट द अदर एंड ऑफ द पॉलीमर द शुगर हैज अ फ्री OH ऑफ 3 प्राइम कार्बन ग्रुप विच इज रेफर टू एज 3 प्राइम एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बताइए ड्यू टू विच द बैकबोन ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड। जी बिल्कुल, ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट द बैकबोन ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड। बताइए कौन लिंक्ड होता है टू शुगर मोटिव प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। जी बिल्कुल, डी नाइट्रोजीनियस बेसिस लिंक्ड टू शुगर मोटिव प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। चलिए माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 6.1 ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का और लगभग इसको 20 से 30 बार बनाइए अपने नोटबुक में। बताइए फिगर 6.1 किसको शो कर रहा है? जी बिल्कुल, फिगर 6.1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को शो कर रहा है। बताइए क्या आपको इसमें 5 प्राइम फॉस्फेट का लेबलिंग दिख रहा है? अपने माइंड के फिगर में देखने की कोशिश कीजिए। क्या आपको इसमें CH2 दिख रहा है? पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर से लिंक्ड एडेनिन, क्या फिर नेक्स्ट फॉस्फेट यानी कि P दिख रहा है? CH2, पेंटोज शुगर, थाइमिन का T, नेक्स्ट फॉस्फेट का P, नेक्स्ट CH2, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर से G, नेक्स्ट P, नेक्स्ट CH2, नेक्स्ट पेंटोज शुगर,
पेंटोज शुगर का C, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल। गाइस प्लीज लाइक कीजिए, अब शेयर कीजिए। यदि फैमिली के न्यू मेंबर हैं तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा नेक्स्ट पोर्शन रिवाइज करें। रिवाइज कर लिए तो चलिए बताइए क्वेश्चन। क्या आरएनए में एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू के पास एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है? जी बिल्कुल, आरएनए में एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू के पास एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। बताइए यह राइबोज में किस पोजीशन पर प्रेजेंट होता है? जी हाँ, आरएनए में एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू के पास एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है एट सेकेंड पोजीशन इन द राइबोस। बताइए आरएनए में यूरेसिल किसके पैलेस पर प्रेजेंट होता है? जी बिल्कुल, आरएनए में यूरेसिल फाउंड होता है एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। थाइमिन का दूसरा नाम बताइए, या फिर थाइमिन का केमिकल नेम बताइए, एनोदर केमिकल नेम। जी बिल्कुल, थाइमिन का एनोदर केमिकल नेम 5 मिथाइल यूरेसिल होता है। चलिए बताइए डीएनए एसिडिक सब्सटेंस होता है या फिर बेसिक सब्सटेंस होता है? जी बिल्कुल, डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस होता है। बताइए यह कहाँ प्रेजेंट होता है और इसको किसके द्वारा और कब आइडेंटिफाइड किया गया था? जी बिल्कुल, डीएनए एसिडिक सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और यह फर्स्ट आइडेंटिफाइड किया गया था बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1869, यानी कि 1869 में। बताइए किसने डीएनए को न्यूक्लियन नाम दिया? जी बिल्कुल, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस present in nucleus was first identified by फ्रेडरिक मेशर in 1869 और उन्होंने ही इसको नाम दिया था एज न्यूक्लियन। However, due to technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of a structure of DNA remained elusive for a very long period of time. बताइए डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही फेमस और सिंपल स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स मॉडल को किसने प्रपोज किया था? जी बिल्कुल, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही फेमस लेकिन सिंपल डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया था। बताइए यह डबल हेलिक्स मॉडल को कब प्रपोज किया गया था?
जी बिल्कुल, 1953 यानी कि 1953 में डीएनए के लिए डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज्ड किया गया था। बताइए किसके डाटा पर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 यानी कि 1953 में डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज्ड किया था। जी बिल्कुल, मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन के द्वारा प्रोड्यूस्ड एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के बेसिस पर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज्ड किया था। एज पर एनसीईआरटी लाइन, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के प्रोपोजिशन का एक हॉलमार्क्स बताइए। जी बिल्कुल, वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। हाउएवर, यह बताइए कि यह प्रोपोजिशन किसके ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था। जी बिल्कुल, यह प्रोपोजिशन ऑल्सो बेस्ड था ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ इरविन चारगाफ डेट फॉर ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द रेशियोज बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल वन। बताइए इरविन चारगाफ के ऑब्जर्वेशन में क्या बताया गया है। जी बिल्कुल, इरविन चारगाफ के ऑब्जर्वेशन में यह बताया गया है कि एडेनिन व थाइमिन एंड ग्वानिन व साइटोसिन के बीच का रेशियो कांस्टेंट होता है और एक दूसरे के इक्वल होता है। इस डिस्कशन को लाइक कीजिए। अब शेयर कीजिए। यदि फैमिली के न्यू मेंबर हैं तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा नेक्स्ट पोर्शन को जल्दी से रिवाइज करें। अभी हम लोग इरविन चारगाफ के ऑब्जर्वेशन पर डिस्कस कर रहे थे फॉर ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसमें यह बताया गया है कि फॉर ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल वन। चलिए इसके आगे का पोर्शन जल्दी से रिवाइज कीजिए। बताइए क्या बेस पेयरिंग कन्फर्स करता है ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जी बिल्कुल, दी बेस पेयरिंग कन्फर्स ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बताइए क्या यदि एक स्ट्रैंड के बेसिस का सीक्वेंस हमें मालूम हो जाए तो क्या हम लोग अदर स्ट्रैंड के बेसिस के सीक्वेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं एज पर एनसीईआरटी लाइन। क्यों, यदि एक स्ट्रैंड के बेसिस का सीक्वेंस हमें मालूम हो जाए तब हम सीक्वेंस इन अदर स्ट्रैंड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, बेस पेयरिंग कन्फर्स करता है ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स. They are said to be complementary to each other, and therefore, if the sequence of bases in one strand is known, then the sequence in other strand can be predicted. बताइए, यदि किसी एक डीएनए से ईच स्ट्रैंड एक्ट करता हो एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ ए न्यू स्ट्रैंड, तो बताइए क्या प्रोड्यूस होगा? जी बिल्कुल, ईच स्ट्रैंड फ्रॉम ए डीएनए, मान लीजिए कि इसको पेरेंटल डीएनए कह लेते हैं, जो कि एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ ए न्यू स्ट्रैंड. दी टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी कि डॉटर डीएनए फॉर्म्ड होगा या फिर प्रोड्यूस होगा. बताइए, यह प्रोड्यूस्ड टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसके आइडेंटिकल होगा? जी बिल्कुल, इफ each strand from a DNA, let us call it as a parental DNA, act as a template for synthesis of a new strand. The two double stranded DNA, let us call them as daughter DNA, thus produced, would be identical to the parental DNA molecule. Because of this, the genetic implication of the structure of DNA become very clear. चलिए, as per next line of NCERT, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के साइलेंट फीचर का फर्स्ट पॉइंट बोलिए. जी बिल्कुल, इट इज मेड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स where the backbone is constituted by sugar phosphate and the bases project inside. चलिए, यह बताइए कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बने रहते हैं? जी बिल्कुल, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मेड होते हैं टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स से. बताइए, इसका बैकबोन किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड होता है? और साथ में यह भी बताइए कि इसका बेसिस किधर को प्रोजेक्ट करता है? जी बिल्कुल, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मेड होता है टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स से, जबकि इसका बैकबोन कॉन्स्टिट्यूटेड होता है सुगर फॉस्फेट से और इसका बेसिस प्रोजेक्टेड होता है इनसाइड को. चलिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट बोलिए. जी हाँ, दी टू chains have anti-parallel polarity. It means if one chain has the polarity 5 prime to 3 prime, the other has 3 prime to 5 prime. तो बताइए, क्या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के पास एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है? यदि हाँ, तो इसका क्या मतलब होता है?
जी बिल्कुल, डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की 2 चेन्स के पास एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि one chain has the polarity 5 prime to 3 prime if, तब the other chains के पास 3 prime to 5 prime पोलैरिटी होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से बोलिए। जी बिल्कुल, दी बेसिस इन टू strands आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड डेट इज एच बॉन्ड्स, जो कि फॉर्म करता है बेस पेयर्स यानी कि बीपी। चलिए नेक्स्ट यह बताइए कि बेसिस इन टू strands किसके थ्रू पेयर्ड होते हैं और फॉर्म करते हैं बेस पेयर यानी कि बीपी। जी बिल्कुल, दी बेसिस इन टू strands पेयर्ड होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड डेट इज एच बॉन्ड्स, जो कि फॉर्म करते हैं बेस पेयर यानी कि बीपी। चलिए नेक्स्ट यह बताइए कि एडेनिन क्या फॉर्म करता है विद थाइमिन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। जी बिल्कुल, एडेनिन फॉर्म करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को विद थाइमिन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। इसी तरह बताइए कि ग्वानिन साइटोसिन से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स से बॉन्डेड होता है। जी बिल्कुल, ग्वानिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। चलिए नेक्स्ट यह बताइए कि ऑलवेज प्यूरिन क्यों अपोजिट होता है टू ए पाइरिमिडीन। जी बिल्कुल, ग्वानिन बॉन्डेड होता है विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिसके फलस्वरूप या फिर एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू ए पाइरिमिडीन। बताइए यह किसको जेनरेट्स करता है। जी बिल्कुल, यह जेनरेट करता है अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 strands ऑफ द हेलिक्स। फिगर 6.2 यानी कि डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का माइंड कैप्चर कीजिए और इसको जल्दी से अपने नोटबुक में 20 से 30 बार बनाने की कोशिश कीजिए। कोशिश मत कीजिए, जल्दी से बनाइए। चलिए बताइए, क्या आपको इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स की लेबलिंग दिख रही है। चलिए यह बताइए, सी जी से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटा हुआ है। जी सी से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जुटा हुआ है। टी ए से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जुटा हुआ है। चलिए यह भी बताइए कि एडेनिन थायमिन से यानी कि ए टी से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जुटा हुआ है। चलिए फोर्थ पॉइंट बोलिए।
जी बिल्कुल, टू चेन्स कॉइल्ड होते हैं राइट हैंडेड फैशन में और हेलिक्स के पिच 3.4 नैनोमीटर का होता है, यानी कि ए नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर, दैट इज 10 to the power 9 मीटर। और इच टर्न में रफली 10 बेस पेयर होते हैं, जिसके फलस्वरूप डिस्टेंस बिटवीन ए बेस पेयर इन ए हेलिक्स अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर का होता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यह बताइए कि टू चेन्स किस फैशन में क्वाइल्ड होते हैं। जी बिल्कुल, टू चेन्स राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल्ड होते हैं। बताइए हेलिक्स का पिच कितना होता है। जी बिल्कुल, हेलिक्स का पिच 3.4 नैनोमीटर होता है और 1 नैनोमीटर 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर होता है, यानी कि 10 to the power 9 मीटर। बताइए कितने बेस पेयर ईच टर्न में रफली होते हैं। जी बिल्कुल, रफली 10 बेस पेयर होते हैं ईच टर्न में। इसके फलस्वरूप बताइए डिस्टेंस बिटवीन ए बेस पेयर इन ए हेलिक्स अप्रोक्सीमेटली कितना नैनोमीटर होता है। जी बिल्कुल, हेलिक्स में बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर का होता है। चलिए फिफ्थ पॉइंट जल्दी से बोलिए। बताइए क्या डबल हेलिक्स में प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टॉक्स दूसरे के ऊपर होता है। जी बिल्कुल, प्लेन ऑफ वन बेस पेयर का स्टॉक डबल हेलिक्स में एक दूसरे के ऊपर होता है। बताइए स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर को कौन कौन फोर्स करता है। जी बिल्कुल, हेलिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को हाइड्रोजन बॉन्ड कॉन्फर्स करता है। प्यूरिन और पायरिमिडिन्स के स्ट्रक्चर में कंपेयर कीजिए। क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्यों दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच का डिस्टेंस डीएनए में ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। चलिए फिगर 6.3 डीएनए डबल हेलिक्स का माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए क्या आपको इसमें बेस पेयर की लेवलिंग दिख रही है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन की। बेस पेयर में एडेनिन जिसे येलो से दिखाया गया है और थाइमिन जिसे ग्रीन से दिखाया गया है। ग्वानिन जिसे रेड टाइप येलो से दिखाया गया है और साइटोसिन जिसे रेड से दिखाया गया है। डीएनए के लिए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का प्रोपोर्शन और इसकी सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशन क्या रिवोल्यूशनरी हो गया है।
जी बिल्कुल, द प्रोपोर्शन ऑफ ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट्स सिंपलिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक implication बिकम रिवोल्यूशनरी। बताइए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डोग्मा को किसने प्रपोज्ड किया था? जी बिल्कुल, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज्ड किया था सेंट्रल डोग्मा को। बताइए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फ्रांसिस क्रिक द्वारा प्रपोज्ड सेंट्रल डोग्मा क्या बताता है? जी बिल्कुल, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फ्रांसिस क्रिक द्वारा प्रपोज्ड सेंट्रल डोग्मा यह बताता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करता है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। चलिए एनसीईआरटी में नीचे जो दिया गया है सेंट्रल डोग्मा उसका जल्दी से माइंड कैप्चर कीजिए। चलिए अब इस सेंट्रल डोग्मा को बोलिए। जी बिल्कुल, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए और एमआरएनए के ट्रांसलेशन से प्रोटीन। बताइए क्या कुछ वायरसेस में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिवर्स डायरेक्शन में भी होता है? यदि हाँ तो बताइए किससे किस में होता है? जी बिल्कुल, कुछ वायरसेस में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिवर्स डायरेक्शन में भी होता है, यानी कि फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। बताइए क्या आप इस प्रोसेस के लिए एक सिंपल नेम सजेस्ट कर सकते हैं? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मात्र 1 रुपया से ऊपर पेटीएम नंबर है, लेकिन प्लीज़ 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 सपोर्ट करें।